हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनाटॉमी हम कवर कर चुके, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि हमारी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चल रही है, 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए जो भी हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम कवर कर रहे हैं। एनाटॉमी हम ख़त्म कर चुके, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मुझे लगे और जो भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं सब क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वो मैं जितने हो सकता था मैंने कवर किए। आज हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और फिजियोलॉजी के कुछ ही हमारे टॉपिक्स हैं। 1 बाय 1 विद नोट्स हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे और हर एक नई वीडियो में नया टॉपिक आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। नाउ फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये, रेस्पिरेशन एक तरीका, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी के अंदर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसे हम रिलीज़ कर देते हैं। नाउ इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन प्रोसेसेस। इंसानों में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, ये पूरी कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीधा एक डायग्राम के पास ले जाना चाहता हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ हम इस डायग्राम में देखते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको इस डायग्राम में। देखो, आपको पूरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ आ जाएगा। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो आपको आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगी जो मैं थ्योरी कराऊंगा। तो प्लीज़ इस डायग्राम को अच्छे से देखना। ये हमारे क्या है, ट्रीज़ हैं। ठीक है, मैं एक बार ये अब ठीक है। ये क्या है, ये हमारे ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ से क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन को ले लिया अपने अंदर, ये जा रहा है, ये दिस इज़ कोल्ड एज इंस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर तक लेना। दीज आर आवर लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को इनटेक करना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। एंड लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इसे हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, जिसमें CO2 लंग्स से इन्वायरमेंट में जा रहा है। ट्री क्या है, एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट है। तो यहाँ तक समझ आया इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। नाउ अब क्या होगा, लंग्स के अंदर से जो ये ऑक्सीजन है वो जाएगी कहाँ पर, एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर, वो भी अभी डायग्राम में मैं दिखा दूंगा आपको। फिलहाल एल्वेलाई के अंदर जाएगा, एंड एल्वेलाई के अंदर जाके ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन होता है एक हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन में आपको पता ही होगा HB लेवल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, जो RBC होती है ना हमारी, रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। नाउ ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एल्वेलाई ने क्या किया, एल्वेलाई ने ब्लड तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन को। अब कैसे पहुंचाया वो समझते हैं एक बार। देखो, ये हमारा इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपिरेशन हुआ। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, तो इंस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है उसका ये डायग्राम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एयर एंटरिंग लंग्स, यानी कि हवा जो है लंग्स के अंदर आई। क्या हुआ, हमारा जो रिब्स है, हमारी जो चेस्ट का एरिया है, स्टर्नम है, रिब्स है, वो सब क्या हुए, रेज हुए, ये ऊपर की तरफ गए। ठीक है, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसे था, रिलैक्स, ये रिलैक्स पोजीशन होती है डायफ्राम की, और ये वाली कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन होती है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि चौड़ा हुआ, रिब्स हमारे ऊपर की तरफ गए, रेज हुए। ठीक है, और हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक यानी कि थोरैक्स इंक्रीज। थोरैक्स क्या है, हमारे लंग्स के अंदर की कैविटी होती है, उसे थोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लंग्स के अंदर की कैविटी बढ़ी, तो लंग्स के अंदर क्या हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ। एक प्रेशर बनता है लंग्स के अंदर, क्योंकि हमारे चेस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक प्रेशर बनेगा लंग्स के अंदर। इसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। ये क्या होता है, नेगेटिव
प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो लंग्स के अंदर तक एयर जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रोसेस हुई, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ज़रा एक्सपिरेशन के बारे में। तो ये हमारा है एक्सपिरेशन वाला पार्ट। इसमें क्या होता है ना, देखो ये हमारे जो रिब्स और स्टर्नम है वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, मतलब कि वापस से रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। अब डायफ्राम रिलैक्स होके कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड आर्च्ड अपवर्ड, है ना, यहाँ लिखा है आर्च्ड अपवर्ड, मतलब कि अब ऊपर की तरफ को एक हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। जो हमारा थोरैक्स है, जो हमारा लंग्स के अंदर का कैविटी है, उसके अंदर जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से हमारे एयर के अंदर, वो लंग्स के अंदर से एयर जो है बाहर चली जाएगी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं एल्वुलाई क्या होता है। तो लंग्स आपको पता ही है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। एल्वुलाई हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता लंग्स का स्ट्रक्चर, बट हम एल्वुलाई का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो ये हमारा एल्वुलाई है पूरा, ये जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड एज एल्वुलर कैविटी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है, बाहर से जो हवा आई है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लंग जहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होंगे, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। नाउ एल्वुलाई क्या होती है ना, कनेक्टेड होती है ब्लड कैपिलरी से, यानी कि हमारी जो वेन्स होते हैं, वेन्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, इनके अंदर ब्लड भरा होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड एज हमारे रेड ब्लड सेल्स। दीज आर रेड ब्लड सेल्स, जिनके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्या है ये, रेड ब्लड सेल्स। अब ब्लड जा रहा है भाई, है ना, ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर से ब्लड जा रहा है, ये कैपिलरी की लेयर है, बाहर की लेयर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। और जो एल्वुलाई के ऊपर की लेयर है, एल्वुलाई के ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं हम, स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, है ना। यानी कि एल्वुलाई की वॉल है जो कि स्क्वैमस एपिथीलियम से बनी है, वन सेल्ड थिक, यानी कि सिर्फ एक ही सेल होगा, एक सेल की लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो लेयर थी, दोनों लेयर, यानी कि कैपिलरी के ऊपर की लेयर और एल्वुलाई के ऊपर की लेयर, इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, है ना। इन दोनों के बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ से एयर से जो ऑक्सीजन आई है वो एल्वुलाई के अंदर है, बाहर से आई है भाई, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर से ऑक्सीजन आई तो क्या होगा, बाहर की ऑक्सीजन डिफ्यूज़न होके, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो डिफ्यूज़ होके चली जाएगी कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वुलाई के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया क्या, एक्सचेंज हो गया, किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, किसके बीच में, एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में। अब ये जो ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई अंदर, अब ये क्या करेगा, बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचा देगा। तो ऐसी बहुत सारी एल्वुलाई और बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं छोटी छोटी लगी रहती है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारा डिफ्यूज़न होता है एल्वुलाई और उसके ब्लड के बीच में। तो ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब हमारे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन तो आ गई, है ना, ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई थी, एल्वुलाई में आ गई थी। अब एल्वुलाई के अंदर क्या था, मैंने बताया एल्वुलाई के अंदर रेड ब्लड सेल थे, है ना, मतलब एल्वुलाई जो कनेक्टेड थी कैपिलरी से, कैपिलरी के अंदर ब्लड था और उस ब्लड में रेड ब्लड सेल थे। और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें कैरी करके ले जाता है, ठीक है। अब क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से ब्लड के अंदर तो आ गया, अब ब्लड के अंदर क्या कैसे जाएगा, बबल बन के तो जाएगा नहीं, है ना, हवा की तरह तो घूमेगा नहीं ब्लड के अंदर, तो वो कैसे जाएगा, ट्रैवल कैसे करेगा वो ट्रैवल करने के लिए गाइड मिलता है उसे, है ना। आप घूमने जाते हो जैसे, ऐसे ही ऑक्सीजन को एक गाइड मिलता है, ट्रैवल गाइड, वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ये क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन एल्वेलाई से कैपिलरी के अंदर गया, हीमोग्लोबिन ने उसे पकड़ लिया। हीमोग्लोबिन ने कहा चल भाई तू मेरे साथ चल, है ना, अब मैं तुझे अब तेरी डेस्टिनी पर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं HbO2, है ना। मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो आपस में मिल के जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे की स्टोरी देखते हैं। आगे की स्टोरी में ये है कि ये हमारा जो है टिश्यू तक जाता है। अब डेस्टिनी क्या थी, उस ऑक्सीजन की डेस्टिनी क्या है, टिश्यू तक जाना। टिश्यू या फिर सेल जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ तक पहुँचना होता है इसकी डेस्टिनी, ठीक है। इसकी जो डेस्टिनी है वो है टिश्यू तक जाना। हीमोग्लोबिन ने कहा भाई चल तू, मैं तुझे तेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाऊँगा, ऑक्सीजन मेरे साथ चल। ऑक्सीजन गई सीधा टिश्यूज तक पहुँची, क्योंकि टिश्यू को क्या थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। इसने क्या किया, सेल ने ऑक्सीजन तो रख लिया। अब सेल ने कहा भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसने क्या किया, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन तो दे दिया, पर हीमोग्लोबिन अकेला रह गया। हीमोग्लोबिन ने कहा मैं वापस जाऊँगा तो किसी चीज़ को लेके जाऊँगा, किस चीज़ को लेके जाऊँ। तो टिश्यू ने बोला भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किसको ले लिया, हीमोग्लोबिन ने। हीमोग्लोबिन ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड चल मैं तुझे तेरी डेस्टिनेशन दिखाता हूँ। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया हीमोग्लोबिन, और वापस से कहाँ पर लेकर आ गया, एल्वोलाई के पास लेकर आ गया। एल्वोलाई के पास लाकर इसने क्या किया, भाई एल्वोलाई CO2 को तू रख, अब मेरे को ऑक्सीजन दोबारा से दे, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, CO2 दे दिया। अब CO2 कहाँ जाएगा हमारा, CO2 कह रहा मैं तो अब एल्वोलाई के पास आ गया, ठीक है। अब एल्वोलाई के पास आ गया, एल्वोलाई ने क्या किया, एल्वोलाई ने वापस से भेज दिया। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, अब एल्वोलाई लंग्स के अंदर है, तो सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से वर्क करता है हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन सारी चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। नाउ अब देखते हैं कि ये क्या लिखा है। मैंने आपको बताया था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब ये जो दो प्रोसेस थी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि सांस लेना, लंग्स का चौड़ा होना, सांस का अंदर जाना, एंड लंग्स वापस से डिफ्लेट होना और सांस का बाहर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। इन दोनों स्टेप्स को मिला के एक प्रोसेस बनती है जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था ना हीमोग्लोबिन के साथ, उसे बोलते हैं एल्वियोलर एक्सचेंज, ठीक है। ये था एल्वियोलर एक्सचेंज, यानी कि एल्वियोलाई के साथ एक्सचेंज होना। नाउ वेंटिलेशन और एल्वियोलर एक्सचेंज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाहरी रेस्पिरेशन हो रहा है, बाहर, है ना कहीं लंग्स तक ही है बस ये। अब लंग्स के अंदर की जो कहानी है, लंग्स के बाद भाई लंग्स ने तो ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को, अब ब्लड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पर होगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन करवाता है, और प्लाज्मा भी कराता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं कराता, प्लाज्मा भी कराता है, वो मैं थ्योरी में समझाऊंगा। हीमोग्लोबिन मैंने सिर्फ एक उसके थ्रू बताया है क्योंकि हीमोग्लोबिन भी रोल प्ले कर रहा है अपना, बट और भी चीज़ें होती हैं वो मैं आगे समझाऊंगा, है ना। अकेला टूरिस्ट गाइड हीमोग्लोबिन नहीं है, ये याद रखना। अकेला ऑक्सीजन को कैरी करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने वाला अकेला हीमोग्लोबिन नहीं है, प्लाज्मा भी करता है, बाइकार्बोनेट भी करता है, वो आगे मैं थ्योरी में दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इस पार्ट को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कहते हैं, यानी कि एल्वियोलाई से लेके टिश्यू तक जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता है, आना जाना होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कहलाता है। अब जो हमारा टिश्यू तक गया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, टिश्यू ने भी तो एक्सचेंज किया, है ना। तो टिश्यू ने जो एक्सचेंज किया उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दो पार्ट हैं, पहला हमारा मेन पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो आपस में फर्दर डिवाइड हो जाता है वेंटिलेशन में और एल्वियोलर एक्सचेंज में। वेंटिलेशन के भी अपने दो स्टेप हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं थ्योरी की बात, है ना। अब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो अगर आपने ये सुना है सारा तो आपको अब समझ आएगा सब कुछ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या रहा है। देखो यहाँ हम बात करते हैं अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना, गैसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट जैसे ट्रीज थे मैंने डायग्राम में दिखाया, एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, बाहर से एक्सचेंज होता है।
अब मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। तो सबसे पहला हमारा वेंटिलेशन, ब्रीदिंग, जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है ना, जिसके थ्रू हमारा जो लंग्स जो है सांस को अंदर और बाहर लेना देना करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज, 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ इंस्पिरेशन मैंने बताया, और दूसरा फेज़ एक्सपिरेशन यानी कि एक्सहेलिंग। नाउ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब केज एक्सपेंड होता है, ये मैंने डायग्राम में दिखाया उधर आपको। क्रिएटिंग अ नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर बनता है किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी में, लंग्स में। कोजिंग एयर टू बी ड्रॉन इनटू द लंग्स, नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो अंदर जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, पर बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो नॉर्मली मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है और इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर होती है इंटरकोस्टल मसल, वो रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। अब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपिरेशन। नाउ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, मैंने बताया था एल्वियोलर एक्सचेंज, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा था। इन द लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज अक्रॉस द वॉल, ठीक है। तो जो दीवारें थी किसकी, एल्वियोलाई की, और किसकी थी, पल्मोनरी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं लंग्स के अंदर, जो ब्लड कैपिलरी होती है उन्हें पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं। तो पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जहाँ पर ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ना, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है जो कि आरबीसीज के अंदर होता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल जो है, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के दे दिया, डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई टू बी एक्सहेल्ड, ठीक है। तो ये था, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया अभी, ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। देखो यहाँ एक दो चीज़ें नई ऐड हो रही हैं उस डायग्राम से, पुराने डायग्राम से कुछ एक दो चीज़ें नई ऐड हो रही हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, यहाँ पर क्या होता है, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में 2 पार्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, है ना, कहाँ से, एल्वियोलाई से सेल तक, और सेल के अंदर भी अपना एक अलग रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, वो भी अभी आगे बताएंगे, तो उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, दूसरा पार्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहले पार्ट की बात करते हैं, उसके अंदर पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है ना, ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाइंड होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ इन आरबीसी, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ने जब ऑक्सीजन को उठा लिया, अब क्या करेगा, वो एक स्ट्रक्चर बन गया उनका मिला के, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी टिश्यूज़। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो टिश्यूज़ तक जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा टिश्यू के पास, कह देगा भाई ऑक्सीजन को तू रख ले, टिश्यू सेल जो है तू ऑक्सीजन को रख ले, मेरे को कुछ और दे दे। अब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, वो हम आगे दिखाएंगे। तो इसने क्या किया, रिलीज़ कर दिया ऑक्सीजन को फॉर सेल्यूलर यूज़। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ने बोला मैं सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाऊँगा, मैं और 2-3 लोगों को साथ लेके जाऊँगा, है ना, मैं अकेला नहीं जा रहा। तो इसने बोला भाई डिजोल्व एंड बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। भाई एक तो पार्ट हो गया कि भाई हीमोग्लोबिन के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन ब्लड बोथ डिजोल्व एंड बाउंड टू हीमोग्लोबिन। दूसरा है कन्वर्जन टू बाइकार्बोनेट, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, है ना। कन्वर्ट्स टू बाइकार्बोनेट इनसाइड आयंस इनसाइड आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। व्हाट इज़ बाइकार्बोनेट आयन, ये रहा, ये है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये HCO3 माइनस बना लेगा, ठीक है। HCO3 माइनस क्या होगा, अब जब टिश्यू था, टिश्यू ने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा भाई, आरबीसी के पास जाएगा। आरबीसी के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट नाम का एक प्रेजेंट है ना। तो बाइकार्बोनेट जो है एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा, ये बना लेगा H2CO3। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके जैसे ही ये एल्वियोलाई के पास आएगा, जैसे ही कहाँ पर आया, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। उसने बोला भाई बाइकार्बोनेट, भाई ये बाइकार्बोनेट था, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट को इसने तोड़ दिया वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एल्वियोलाई एक्सक्रीट कर देगा।
तो इस तरीके से इसकी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है और इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ तो हो ही रहे। सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो बाइकार्बोनेट आयंस मूव टू द प्लाज्मा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, है ना। टिश्यू ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, इसने ले लिया, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वापस से लंग्स के पास जाएगा। एक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स्ड रिएक्शन इन लंग्स। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होती है। रिवर्स रिएक्शन मतलब ये वाली हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन मतलब कि बाइकार्बोनेट आयन टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इसलिए बोलते हैं इसे रिवर्स रिएक्शन। तो इन लंग्स बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एक्सहेलिंग। ठीक है, नाउ बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो विद इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन यूज हो गया इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। किसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार एटीपी की जो फुल फॉर्म है, प्लीज़ ज़रूर बताना। और हाँ, तो हम कहाँ थे, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, ऑक्सीजन जब ले लेता है सेल अपने अंदर थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, पावर जनरेट हुई। हमारे अंदर एनर्जी फील होती है फिर हमें खाना खाने के बाद, और सांस लेने का भी प्रोसेस जो है वही होता है इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वरना एटीपी नहीं बनेगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। तो सेल क्या कर रहा था भाई, अपना एटीपी बना रहा था ऑक्सीजन से, लेकिन साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा था। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजिली मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो मेरे को लिंक में वो दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड बहुत कम प्राइस है, लिटरली बहुत कम प्राइस है इसका, ईजिली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, एक बर्गर के जितना ही लगभग प्राइस रखा है मैंने इसका। एंड अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना। और आगे नया टॉपिक हमारा होगा अगला, वो हमारा होने वाला है डबल सर्कुलेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।